तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने 1.1 एक्सरसाइज की बात कर ली थी, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है ये सब की बात कर ली थी, ठीक है। और आपको होमवर्क में 1.1 एक्सरसाइज दी थी। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं। उस 1.1 एक्सरसाइज में से किसी को कोई डाउट है या आरएस की बुक में से अगर किसी ने सॉल्व किया तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? हाँ, कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या दे रखा है, सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बट मुझे लगा ही था तुम्हें ये क्वेश्चन ओवर आएगा। डाउट ले रहे हैं हम अभी, ठीक है। कौन सा है ये? एक्सरसाइज नंबर है 1.1, क्वेश्चन नंबर है 5th, क्वेश्चन नंबर है 5th, ठीक है। 5th में क्या दे रखा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n है, ठीक है, 6 की पावर n है। क्या जैसे जैसे मैं n की वैल्यू को बढ़ाऊंगा, हाँ मतलब 6 की पावर को बढ़ाऊंगा, क्या ये 0 के साथ एंड हो सकती है? तो ऐसा कोई नंबर आ सकता है जिसमें लास्ट में 0 आए, जिसमें लास्ट में 0 आए, ऐसा कोई हो सकता है नंबर, ठीक है। तो देखते हैं, अगर मैं 6 की वैल्यू n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो क्या रहेगा? 6 की पावर 1, मतलब क्या आएगा? 6। अगर n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 6 की वैल्यू क्या रहेगी? 36। n की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 36 into 6 216, 216, ठीक है। ऐसी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो पूछ रहा है मेरी n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसपे मेरा जो 6 की पावर n है वो उसके लास्ट वाले में क्या आ जाए? 0 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। बात समझ में आई? हाँ, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो अगर हम यहाँ पे क्योंकि अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट कर दे तो भी हमारा क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगा। तो n इज इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम का ही ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा, है ना। ठीक, देखो सिंपल सी बात है। एक बात समझ लो, ठीक है। उन नंबरों के, ध्यान से सुनो, जिन नंबरों के फैक्टर 2 और 5 हो, ठीक है, वही नंबर के पीछे क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो तुम मुझे बताओ 6 की पावर n जो है, ठीक है, तो उसका ऐसे लिखता हूं 6 की पावर n, तो 6 के फैक्टर क्या होंगे? 3 into 2, ठीक है। इसमें 5 तो है नहीं, बट इसमें क्या है? 2 है, इसमें क्या है? 2 है। तो अब इसका 5 फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर 5 नहीं है। तो अगर इसका फैक्टर 5 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें हम चाहे कितने भी n की वैल्यू पुट कर दे, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। बस समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, समझे? ठीक है, फिर से समझाता हूं। लेट्स सपोज कोई नंबर है हमारे पास जिसके फैक्टर 2 और 5 है, 2 और 5 दोनों फैक्टर है। तो कौन सा नंबर हो सकता है? 10 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर क्या हो? 5 और 2 हो, दोनों होने चाहिए, एक नहीं दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों। अगर ये दोनों फैक्टर प्रेजेंट है किसी भी नंबर में, तभी उस नंबर की जो हम पावर बढ़ाएंगे, ठीक है, पावर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो वो लास्ट में उसमें 0 आ सकता है, बाकी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 5 into 2 क्या आएगा? 10, ठीक है, और 10 से किसी भी को मल्टीप्लाई करो, लास्ट में क्या आएगा? 0, ठीक है। और जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं 10 का, तो क्या आएगा? डबल 0 आ जाता है ना, 0 का 2 0 बन जाता है, ठीक है। अगर मैं 60 का करता हूं तो क्या आएगा? 36, 100, लास्ट में 0 आएगा। तो 0 चाहिए होता है ना स्क्वायर में, ताकि 0 आए। ऐसा कोई भी नंबर होगा अगर उसके पीछे 0 नहीं है और उसमें लास्ट में 0 है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं होगा। 6 की पावर 10 का मतलब क्या हो रहा है? 6 को ही तो मल्टीप्लाई कर रहा है 10 बार, तो करके देख सकता है, नहीं आएगा वो, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जब तक हमारे फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, तब तक हम स्क्वायरिंग कर ले या क्यूब कर ले, उसका कभी भी 0 नहीं आएगा एट द एंड, ठीक है। क्योंकि जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं 10 का मैं अगर क्यूब करूं तो क्या जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो 3 0 है ना, 0 होगा तभी 0 आएगा, अगर 0 नहीं है तो नहीं आएगा।
ठीक है, तो फैक्टर्स में क्या होने चाहिए, 0 लाने के लिए 2 और 5 होने चाहिए, ठीक है, तभी आएगा। अगर तुम बोलो कि 20 की पावर n, ठीक है, इसकी कौन सी वैल्यू पे इसके लास्ट में 0 आएगा, तो मैं बोल सकता हूं n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या रहेगा 20 की पावर 1, तो क्या आ गया 20, तो लास्ट में 0 आ गया, ठीक है। ऐसी वैल्यूज में ही क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, जिसमें फैक्टर कौन से होंगे, 2 और 5 दोनों होंगे। जिसमें 2 और 5 नहीं होंगे उसमें कभी भी 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, बिकॉज इट डू नॉट हैव द फैक्टर 5, ठीक है। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें गुणनखंड 5 उपलब्ध नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। 6 की जगह पे देखो, 6 की जगह पे अगर कोई और नंबर जाता तो उसके फैक्टर देखते। हाँ, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 होता तो होता, नहीं तो नहीं होता। हाँ हाँ, और कोई नंबर 2 और 5 होने चाहिए फैक्टर में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 5 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस क्या फर्क पड़ता है, 2 और 5 का होना जरूरी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक, मिटा दूं, हाँ हाँ, नोट करो फिर जल्दी से। और कोई डाउट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में ना, पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें बोल रखा है कंपोजिट नंबर। क्या बोल रखा है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसको पता है, क्या होता है बताओ। नहीं, वो तो प्राइम नंबर, हाँ होते हैं, ठीक है, जो अपनी टेबल और 1 की टेबल छोड़ के और किसी भी टेबल में आता है उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे 4, जैसे 6, 8, ये सब नंबर क्या है, कंपोजिट है, जो कि खुद की टेबल में तो आते हैं, साथ में किसी और की टेबल में भी आते हैं, ठीक है। 7 नहीं, 7 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर कभी कंपोजिट नंबर थोड़ी ना होंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दे रखे 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 दे रखे है, उसमें क्या दे रखा है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस क्या है 30, ठीक है। और साथ में क्या रखा है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस में 5, ठीक है। दोनों एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट, ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये बताना है हमें, ठीक है। तो 7 इंटू ये कितना आएगा 77 इंटू में 13 प्लस में 13, ठीक है। अब इसको इंटू करो कितना रहेगा 77 इंटू में 13, तो 21 का 1 2, 21 और 2 21 और 7 28, 28 और 2 30, 3 7 और 3, तो 1001 प्लस में 3, तो क्या हो गया 1004। और इसके तो आप बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं, हाँ 13 है ना, तो 1000 कहते हैं, इसके तो बहुत सारे फैक्टर बन सकते हैं। एक तो 2 ही बन जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो लास्ट में 4 है, ठीक है। और उसके बाद जो भी नंबर बचेगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1014, कितना आएगा 557 आएगा, 507 आएगा। क्या बात करे शिल्पी तुम, है ठीक है। तो कितना आएगा 507, ठीक है। अब 507 के फैक्टर बने ना बने हमें क्या फर्क नहीं पड़ता, 507 के फैक्टर बने या ना बने क्या फर्क पड़ता है, इसमें 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए ना। अब देखो, एक तो एक खुद की टेबल में आएगा 1014 और एक तो 1 की टेबल में आएगा, बाकी ये इनकी टेबल में भी तो आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब सेम इसके साथ करते हैं, 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6 6 और 4 24, 24 और 5 24 और 5 होता है हमारा 120 इंटू 42, 0 घटाओ अभी साइड में, 4 2 और 8 10 1 कैरी 4 के 5 5040 प्लस में 5, तो क्या आएगा 50405। तो देखो ये 5 की टेबल में आएगा, हाँ नहीं कर तो दिया, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120, ठीक है, 120 इंटू 42,
ठीक है, तो ये तो इतना बन गया। अब ये 5 की टेबल में आ रहा है, तो 5 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है? 1, ठीक है, फिर 0 और फिर 9, और फिर ये 1 की टेबल में भी तो आता ही है, और साथ में 5 0 4 5 की टेबल। तो देखो कितनी सारी टेबल में आ गया, तो इसीलिए क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो 1 और खुद की टेबल को छोड़ के बाकी टेबलों में भी आए, तो यार है ना बाकी टेबलों में भी, ठीक है, इसलिए ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? कोई डाउट? चलो आगे बढ़े। अब 1009 होगा, सॉरी, शिल्पी वाली गलती मैंने भी करती। देखा शिल्पी की गलती, देखा शिल्पी की गलती। हाँ हाँ, बस अब शांत। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो हर साल जब से सीबीएसई चालू है तब से लेके 2023 में तक ये सवाल आता गया है। हर साल आया है और इस साल भी आएगा, 110% आएगा। ठीक है, तो ध्यान से सीखना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है और लिखना आना चाहिए। ठीक है, और जो लिखवाऊंगा रट्टा मार जाना, ठीक है, क्योंकि 100% आएगा। ठीक है, बेटाऊ चलो करे फिर। अरे मेरा बाल उड़ रहे हैं यार। यार जो बच्चे वीडियो देखते हैं यार, कमेंट करा करो, पता तो चले कौन कौन देख रहा है, मोटिवेशन मिलती है इससे, है ना? ठीक है, चलो। हाँ, बालों पे आएंगे? अरे तो वही तो कर दो यार, भैया बाल उड़ रहे हैं, अच्छा लगेगा देख के, कमेंट देख के मोटिवेशन एक्स्ट्रा हो जाती है। चलिए करें फिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 10th। ठीक है, तो पूरा बोर्ड ही लग जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है? अच्छा ठीक। क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये जो √3 होता है ये इररेशनल होता है। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि इररेशनल होता है, आज तक हमने कभी प्रूव नहीं करा कि ये इररेशनल होता है। ठीक है, √3 भी होता है, √3 करके करते हैं। ठीक है, अगर √3 सीख गए, √2, √5, √7, √11, √13 कुछ भी दे दे वो रूट, सब कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये एक सीख लो ध्यान से। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम मान लेते हैं कि रैशनल नहीं है, ये रैशनल है। क्या करते हैं? स्टार्टिंग हम इससे करते हैं कि हम मान लेते हैं कि जैसा भाई बोल रहा है कि हमारे बस की नहीं है इसको प्रूव करना, हम मान लेते हैं कि ये क्या है? रैशनल है। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम दैट √3 इज रैशनल। तो मैथ एक ऐसी विचित्र सब्जेक्ट है जहां पर क्या करना पड़ता है? पहले आपको चीजों को गलत मानना पड़ता है, फिर सही प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, बस समझ में? ठीक है, अब मेरे को एक हिंदी वाली बुक दे दो ताकि मैं हिंदी में भी लिख सकूं। ठीक है, ताकि हिंदी वाले बच्चों के लिए भी, हमारा एक चैनल ऐसा है जहां पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फैला दो इसको। ठीक है, तो मान ले कि √3 एक परिमेय संख्या है
देखो बहुत बड़ा है, लिखना है मेरे को, बहुत बड़ा लिखना है, तो पहले समझ लो, मैं लिखने का टाइम पूरा दूंगा, ठीक है। बस एक एक चीज समझो, मैं क्यों लिख रहा हूं और किस वजह से लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन का सेंस बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है, अगर ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो उनको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी रैशनल नंबर होता है उनको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो √3 भी किसको, √3 को भी क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जहां पर a और b क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, √3 क्या है, देयरफॉर √3 कैन बी रिटन एज a बाय b, जहां पर a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स, क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। a और b क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, समझ में आ गया। समझ में आ गया, पूर्णांक होते हैं। आगे देखते हैं, अगर ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ये a और b है, इनके जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वो इनके क्या होंगे, सपोज a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो a और b, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, a और b का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा भी होंगे, 1 के अलावा भी होंगे, मतलब ये कैसे होंगे नंबर, कंपोजिट होंगे। कैसे नंबर होंगे, ये कंपोजिट नंबर्स होंगे, ठीक है। Therefore, we can divide the common factor and assume a and b are co-prime, ठीक है, a और b क्या है, co-prime, ठीक है। अब यहाँ पे जो co-prime वर्ड है इसको समझो, co-prime क्या होता है, कोई बताएगा co-prime क्या होता है। प्राइम नंबर तो पता है, जो खुद की टेबल में आता हूं और अपनी टेबल में आता हूं, बट co-prime क्या होता है, जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, जिनका फैक्टर बस 1, हाँ, ठीक है, ऐसे नंबर जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, जिनका सिर्फ क्या हो, एक ही फैक्टर हो, वो कौन हो, 1 हो, ठीक है, वो कौन है, 1 हो। तो यहाँ पे बोला क्या गया पहले कि जो हम सपोज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सपोज, फिर से मान रहे हैं, क्या चीजें हम मान रहे हैं पहले, ठीक है, खुद से मान रहे हैं पहले, ठीक है। अगर हमने जो चीजें मानी है, अगर वो गलत हो जाए, तो हमने जो चीज स्टार्ट करी थी वो सही होगी, फिर बस नहीं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, पहले हम गलत गलत चीजें मानेंगे, ठीक है, फिर उनको गलत प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, पहले √3 रैशनल है, जो कि गलत है, ठीक है। अब हमने जो गलत माना है इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि हमने जो माना है ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है ये वाली, देखो जहां पे डबल स्टार करूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वो तो लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो सपोज ए एंड बी, सपोज ए एंड बी, मैं बुक से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है, ठीक है, इसीलिए सेम वर्डिंग होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए, ठीक है। बाकी मैं छोटा करके बाद में बता दूंगा, ठीक है। ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। मान लेते हैं कि ए और बी का 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर है, ठीक है। देन क्या हो रहा है, अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा, देन वी कैन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर and assume that A and B are co-prime, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हिंदी में लिख लो पहले एक बार। तो यदि A और B एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब दोनों में आता हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो हम उस
उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ, तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर A और B को सहभाज्य बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, ये सेंटेंस ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझाता हूं। ठीक है, लेट सपोज कोई दो नंबर है, ठीक है, कोई दो नंबर है, ठीक है, और उनका कोई कॉमन फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का क्या है, एक ए और बी, कोई दो नंबर मान लो, कोई दो नंबर मान लेते हैं, 12 और 14। ठीक है, 2 और, ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 2 इंटू में 6, और 14 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 7। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2। कॉमन फैक्टर क्या है, 2। ठीक है, तो अगर मैं इनके कॉमन फैक्टर से 12 को डिवाइड करूं और 14 को डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 6, ये क्या बन जाएगा, 7। अब ये 6 और 7 जो है, ये क्या बन गए, को प्राइम। ये क्या बन गया, को प्राइम। ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, ये सिर्फ किसके टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। किसके टेबल में आते हैं, तो इन्हीं को क्या बोला गया है, को प्राइम बोला गया है। क्या बोला गया है, को प्राइम। ठीक है, तो यहीं पे यही बात कही गई है कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो 1 के अलावा होगा, 1 के अलावा कोई और होगा, 1 के अलावा कोई और होगा। और उस कॉमन फैक्टर से अगर मैं ए और बी को डिवाइड करता हूं, ए और बी को डिवाइड करता हूं, तो जो नंबर मुझे मिलेंगे वो कैसे नंबर मिलेंगे, को प्राइम मिलेंगे, सहभाज्य संख्याएं मिलेंगी। सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है, और वो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो 12 और 14 है, ठीक है, इनके फैक्टर क्या है, 2 और 2 है, ठीक है, जो कि दोनों में है, तो ये कि इनका कॉमन फैक्टर हुआ, 2 कॉमन फैक्टर हुआ ना, तो इस 2 से अगर मैं इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हूं तो मुझे 6 और 7 मिलेगा। अब ये जो 6 और 7 नंबर है, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या 6 7 की टेबल में आता है, या 7 6 की टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये ऐसे नंबर है जो एक दूसरे की टेबल में नहीं आते, बस ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, कौन सी सेम टेबल की, 1 की टेबल में आते हैं। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। तो वही बात इस पैराग्राफ में कही गई है। समझ में आ गया। हाँ, ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया था कि इस पैराग्राफ में क्या बोला गया था। तो अब ए और बी का, अब ए और बी का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो कौन है, 1। 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स का नहीं है। इस बात को ध्यान से दिमाग में रखो कि ए और बी का अब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। और कॉमन फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ए और बी को उसके कॉमन फैक्टर से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और ए और बी अब क्या बन चुके हैं, को प्राइम बन चुके हैं, जिसकी वजह से ए और बी का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या बचा है, 1 बचा है। क्या बचा है, 1 बचा है। ठीक है, अब इसी जो फैक्ट हमने अभी बनाया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या बचा है, 1, इसी को हम गलत प्रूफ करेंगे। इसी को क्या करेंगे, गलत प्रूफ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल को मैं रहने दूं, यहां पे तुम साइड में नोट कर लेना, ठीक है, ताकि ये वाला सेंटेंस जो है तो समझ में आ जाए। ठीक है, रहने दो उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब तो आगे क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, देखो हमने √3/l लिया था, ठीक है, इसी को लेना है दोबारा। √3 = a/b। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, a = √3b, या ऐसे हो जाएगा √3b = क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आ गया a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग लेंगे। दोनों तरफ वर्ग लेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों साइड वर्ग लेंगे तो क्या रहेगा, √3b का होल स्क्वायर = क्या रहेगा, a का
होल स्क्वायर। इसकी वजह से क्या होगा, 3b² इज इक्वल टू क्या आएगा, 3a², यह आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, हम यहां से क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो 3 है वो क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, यहां से एक और बात इंपॉर्टेंट है, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 3 किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी तो करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, नोट में लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये वाला भी नोट वाला चीज है। ठीक है, ये वाला भी क्या है, नोट वाला चीज है। ठीक है, ये समझने के लिए है। हाँ, आपको रियल आंसर में नहीं लिखना, ये आपके समझने के लिए। ये वाला भी क्या है, आपके समझने के लिए। ठीक है, लेट सपोज कोई नंबर ले लो, 9 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 9। ठीक है, तो 9 क्या स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 3 आएगा। अभी 3 भी तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, तो क्या आएगा, 1। मतलब नहीं, अगर कोई स्क्वायर है और वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रियल नंबर है वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा उस नंबर से। तुम कोई सा भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर ले लो, 16 ले लो। ठीक है, और उसको हमें डिवाइड करता 2 से। 16 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 2 से। तो 16 को 2 से डिवाइड किया, और 16 के साथ स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 भी, तो दोनों 2 से डिवाइड होंगे ना। बस समझ आ गई। तो अब यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे कि therefore a² is divisible by a² 3। a² किससे डिविजिबल हो गया, 3 से। ठीक है, अगर a² डिविजिबल हो गया 3 से तो हम ये कह सकते हैं कि a is also divisible by 3। a किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, a 3 से डिवाइड हो जाएगा। बस समझ में आ गई। हाँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या, अगर a 3 से डिवाइड हो जाएगा, ध्यान से सुनो, अगर a 3 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई में आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, a = 3c। ठीक है, जब सुनो ध्यान से, जब a को 3 डिवाइड करेगा तो कुछ हमारा क्वेश्चन तो बचेगा साइड में। डिवाइड ऐसे करते थे ना, ये 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो कितनी बार में कर रहा है, 2 बार में, तो कितना आएगा, कट गया। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 = क्या लिखूंगा, 2 × 2। तो उसी तरीके से अगर a 3 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ तो लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो वो मैंने क्या ले लिया, c ले लिया। क्या ले लिया, c ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, c। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या है, फॉर सम इंटीजर c। ठीक है, वहां पे क्या है, कोई c इंटीजर है जो हमने ले लिया, फॉर सम इंटीजर c। a = क्या आ गया, 3c आ गया। बस समझ में आ गया। अब ये जो a = 3c आ गया ना, इसको आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुट a = 3c इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, 3b² = a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3c का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो अब क्या रहेगा, 3b² = क्या रहेगा, 9c²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा, जो हमारा 3 है वो इधर आके डिवाइड करेगा। हाँ, तो क्या रहेगा, b² = क्या रहेगा, 9c²/3। तो b² = क्या रहेगा, 3c²। ठीक है, तो ये बचेगा। हाँ, अब ये जो 3 है उधर जाके b को डिवाइड कर सकता है, b² को कर सकता है। अगर 3b² को डिवाइड करे तो 3b को भी करेगा। बात करिए ना हमने यहाँ पे फिर से क्या लिख सकता हूं कि b² is divisible by 3। तो therefore b is also divisible by 3। अब देखो ध्यान से सुनो क्या हुआ, यहां पर a भी 3 से डिवाइड हो गया और यहां पे b भी 3 से डिवाइड हो गया। a भी 3 से डिवाइड हो गया और b भी 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है जो कि कौन है, 3 है। बट अभी हमने क्या प्रूव किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो यहां पे हमारी बात क्या प्रूव होती है, गलत। और ये गलत बात प्रूफ क्यों हुई, क्योंकि हमने पहले क्या माना था,
√3 को रैशनल बनाना था। अगर √3 रैशनल नहीं है इसका मतलब √3 क्या है? क्वेश्चन इसका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद अभी एक लाइन लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसके बाद क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, प्रूव है समझ में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से आएगा। ठीक है, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक घर नहीं जाएंगे। आगे देखो। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये वाली दोनों लाइन लिख दूंगा ना हिंदी में, मैं लिख दूंगा साइड में। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे? देयरफॉर A एंड B, ठीक है, हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। देख रहे हो ना कि ए भी 3 से डिवाइड हो गया और बी भी 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब 3 क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों का कॉमन फैक्टर है। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है तो क्या होता है? बट हिंदी में लिख देते इसको, थोड़ा हिंदी वाली बुक है देखो। तो अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अगर इसमें एक उभयनिष्ठ है, इसका मतलब जो हमने माना था कि ए और बी क्या है? को प्राइम है या सहभाज्य है, तो ये बात क्या हो जाती है? गलत। ये क्या हो जाती है? गलत। तो अब यहां पर वही लिखेंगे, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime. A and B are co-prime. ठीक है, तो अब हिंदी में लिखेंगे इसको, क्या है ये? परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। बस समझ में आ गई? हाँ, और जो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है, ये क्यों आई है? ये विरोधाभास आया है, ये क्यों आया है? क्योंकि हमने गलत चीज मान ली थी। हमने क्या कर लिया था? गलत चीज को अज्यूम कर लिया था। और गलत चीज क्या थी? कि √3 क्या है? रैशनल है। ठीक है, और इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से क्या प्रूव होता है कि √3 क्या है? इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल है। तो उसके बाद एक और लाइन बच गई है, जगह यहां लिख दो, ये जगह पर लिख दो, तभी ताकि एक ही बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां तक आ रहा है ना? यहां तक ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे? दिस, यहां से लिख रहा हूं, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational। ठीक है, और ये विरोधाभास इसलिए पैदा हुआ क्योंकि हमने ये माना था कि जो √3 है वो क्या है? रैशनल, परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे?
हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। So we conclude that √3 is irrational। तथा हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। ठीक है, ये वाला इसका मतलब है कि ऐसा लिख दो उसको कि a² जो है वो विभाजित होता है 3 से। ठीक है, भाग होता है, विभाजित होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। विभाजित, हाँ तो तोड़ ही तो रहा है। विभाजित भाग का मतलब ये होता है 10 में बांटना। ठीक है, नोट करो उसको, फिर मैं समझाता हूं। तो नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप बात करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यह मानना पड़ेगा कि जो √3 है वो क्या है, रैशनल है। और इसी को लास्ट में चल के हम क्या करेंगे, गलत प्रूव करेंगे कि ये हमने जो माना था वो हमारी गलती थी। तो इस गलती तक पहुंचने का जो रास्ता है वो किस तरीके से होता है, वो ये है। देखो, कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, या p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। रैशनल नंबर की यही तो पहचान होती है। हाँ, तो हम √3 को भी a और b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। जहां पे a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं a और b का कोई कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा भी। हम क्या मानते हैं कि a और b का कोई और कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ होगा 1 के अलावा भी। कुछ भी हो सकता है वो, हाँ, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब जो उसका कॉमन फैक्टर है, अगर मैं उसी नंबर से a और b को डिवाइड कर दूंगा तो अब उनमें कॉमन फैक्टर खत्म हो जाएगा। बात समझ में? अगर मैं उनके कॉमन फैक्टर से उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दूंगा तो उनका कॉमन फैक्टर खत्म हो गया ना। 6 और 7 का कॉमन फैक्टर खत्म है, अब तो कुछ भी नहीं है। तो अब इनका कॉमन फैक्टर क्या बचा, 1 बचा। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, को-प्राइम बोला जाता है। को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में? को-प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका क्या कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आई? फिर आगे देखते हैं। अगर अब यहां पे हमने क्या बात समझा दी कि a और b का सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। इस जगह पे ही समझाई हो बात, जिसको हम गलत प्रूव कर रहे हैं आगे। ठीक है, कि a और b का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया? a और b का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, नहीं होगा। तो अब मान लिया तो नहीं है, तो अब क्या करते हैं, इसको √3 को a अपॉन b के इक्वल लेते हैं और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो b जाके उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड क्या लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जो √3b है वो क्या बन जाएगा, 3b² बन जाएगा, और a क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। अब जो ये 3b² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या जाएगा, डिवाइड। और जब ये इधर आएगा तो ये क्या करेगा, a को डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका वो स्क्वायर है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, 3 को 9 डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो जिससे स्क्वायर बना है 9, वो क्या नंबर है, 3 है, तो 3 को 3 भी तो डिवाइड करेगा ना। तो यही बात हमने यहां पे लिखी है कि अगर a² को 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा।
बात समझ में आ गई? हाँ, अब अगर ए जो है वो 3 जो है ए को डिवाइड करेगा तो उसके पीछे कुछ तो मल्टीप्लाई करेगा तभी तो डिवाइड होगा, या तो 1 करेगा या 2 को करेगा। जैसे वाला एग्जांपल लिया था कि 2 से जब हम 4 को डिवाइड कर रहे थे तो 2 बार में हो रहा था, तो हम 4 को क्या लिख रहे थे 2 इंटू 2। तो अगर ए भी डिवाइड हो रहा है 3 बार में तो 3 के साथ कुछ तो लगेगा ना, तो वो कुछ जो है उसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। तो अगर ए की वैल्यू 3c है, इसको हमने कहां पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में जिसको माना था। तो यहाँ पे जैसे पुट किया तो हमारा 3b² क्या आ गया, 3c का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर सॉल्व किया तो क्या आएगा 3b=9c²। अब जो है 3 है उधर जाके डिवाइड करेगा तो 9 को काट देगा तो क्या बचेगा 3। तो b² क्या आ गया 3c²। अब जो यहाँ पे 3 जो है c² के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड। तो b² इज डिविजिबल बाय 3, और अगर b² 3 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो a भी 3 से डिवाइड हो गया, b भी 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है जो कि कौन है 3 है। बट अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया था कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। तो हमने जो यहाँ पे चीज प्रूव करी थी वो क्या हो गया यहाँ पे गलत। और अगर ये गलती हुई है तो ये गलती क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो माना था, यहाँ पे जो हमने माना था कि √3 इज रैशनल, वो क्या है गलत है। अगर वो गलत है तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं कि √3 क्या होगा इरैशनल होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, सबसे पहले क्या करना है √3 को रैशनल मानना है। √3 अगर रैशनल है a बाई बी के इक्वल होगा। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे a और b के जो कॉमन फैक्टर है उससे a और b को डिवाइड कर देंगे तो a और b में अब क्या बचेगा, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर का क्या रहेगा 1 रहेगा। ठीक है, ये बात प्रूव कर दी। और फिर हम धीरे धीरे क्या प्रूव करेंगे कि a और b का 1 के अलावा भी एक फैक्टर है। अगर 1 के अलावा एक उसका एक फैक्टर है इसका मतलब जो हमने चीज यहाँ पे प्रूव करी थी वो क्या हो गई गलत होगी। और जो अगर गलती हुई है वो क्यों हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत चीज मानी थी। ठीक है, अगर हमने गलत चीज मानी है तो जो चीज गलत है उसका जो सही है क्या है रैशनल इरैशनल वो सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये वाला, इस वाले में क्या कर रहा है कि हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमें 3b² मिल गया। अब जो 3 है जो b² का मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या जाएगा डिवाइड, और जैसे वो a² को डिवाइड करेगा तो वो a को भी तो डिवाइड करेगा। ये बात चीज समझ में आ गई। यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाया कि अगर कोई किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे a को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे a जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद अगर 3 जो a को डिवाइड करेगा तो कुछ बार में करेगा ना, हाँ समझ में। जैसे 3 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूं तो कितनी बार में होगा 3 बार में। तो ऐसे ही अगर a को 3 डिवाइड कर रहे हैं तो किसी बार में कुछ तो आएगा मल्टीप्लाई में, और वो कुछ क्या हमने c मान लिया। तो a इक्वल टू क्या गया 3c। तो अब ये a इक्वल टू 3c को हम कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, यहां पुट करा, यहां पुट करके क्या है 3b इक्वल टू 9c², और जो यहाँ पे 3 है उसको उधर ले गए ताकि डिवाइड हो जाए, और यहाँ पे क्या बचा b² इक्वल टू 3c। फिर से वही कंडीशन बन गई ना ये वाली डिवाइड वाली। ठीक है, यहाँ पे भी वही कंडीशन बन गई। तो अब यहाँ पे क्या है 3 जो है वो b² को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अगर 3b² को डिवाइड कर रहा है तो 3b को भी करेगा। हाँ, अगर 3b को कर रहा है और 3a को भी कर रहा है इसका मतलब a और b का एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो कौन है 3 है। ठीक है, अगर a और b का 3 कॉमन फैक्टर है तो हमने जो प्रूफ चीज यहाँ पे करी थी, जो चीज हमने यहाँ पे कही थी, जो चीज हमने यहाँ पे मानी थी कि a और b क्या होंगे कोप्राइम होंगे, तो वो क्या हो गया गलत हो गया। और वो क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चीज मानी थी गलत, क्योंकि a और b का एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर होगा जो कि 3 है। ठीक है, इसकी वजह ये कॉन्ट्रडिक्शन ये गलती क्यों हुई, क्योंकि हमने ये मान लिया था कि a और b क्या होंगे कोप्राइम होंगे। ठीक है, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुई, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने गलत चीज मान ली थी कि √3 क्या होगा रैशनल होगा। अगर हम उसको √3 को रैशनल नहीं मानते तो ये गलती नहीं होती। ठीक है, बस समझ में। तो अगर √3 रैशनल नहीं है तो क्या है √3 इरैशनल है। बस समझ में आ गई। हाँ, अगर रात नहीं है तो क्या है, ठीक है, अगर सुबह नहीं, सुबह नहीं तो दोपहर हो सकते हैं। ठीक है, अगर लड़का नहीं है तो क्या है लड़की हो सकती है। अरे ठीक है, आगे थोड़ा उतना लॉजिक है थोड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, क्लियर है ये बात। हाँ, तो यही चीज हमें इसमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो अब आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं टीचर समझा देते हैं समझ लेते हैं, ट्यूशन बैठे बिल्कुल समझ में आ गया।
ठीक है। बट घर जाके जब तक आप इसको 3 से 4 बार, ठीक है, एटलीस्ट बोलता हूं 5 बार करो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक बार में 5 बार करो, एक दिन किया, फिर अगले दिन किया, फिर अगले दिन करा, ऐसे करते करते, ठीक है। अभी देख देख के करोगे, 2-3 बार करोगे देख देख के, फिर तीसरी बार बिना देखे करोगे, ठीक है। जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 110% पेपर में आएगा आएगा आएगा, ठीक है। ये तो लिख के ले लो आएगा, ठीक है। बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए यही करना पड़ेगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप कितनी बार समझ लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो आपने जो समझा है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आई बात? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।